मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आज हम विजडम ब्रिज पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, इसमें 8-9 सिद्धांत हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या है, ये विषय सूची के द्वारा हम लोग जान लेते हैं। विषय सूची इसमें पहले आता है प्रिय माता पिता, जिसमें माता पिता के द्वारा सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद सिद्धांत एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। अध्याय एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। अध्याय 2 हेलो पेरेंटिंग, ग्रामीण परिवेश का पुनः निर्माण। सिद्धांत 2 विवेक द्वारा मार्गदर्शित हो, इससे प्राप्त करें, इसे विकसित करें, इसे बांटें। अध्याय 3 पथ प्रदर्शक, शामन और दादा दादी व नाना नानी। अध्याय 4 हम सब खोए हुए विवेक की कीमत चुकाते हैं। अध्याय सिद्धांत 3 बच्चों के आगमन के बहुत पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अध्याय 5 पेरेंट बनने के प्रति रवैया और तरीका। अध्याय 6 सभी माता पिता ग्रहणशील हैं। सिद्धांत 4 खुशहाल माताएं खुशनुमा परिवार बनाती हैं। अध्याय 7 डी डे, डच हैंकर विंटर और एपिजेनेटिक्स। अध्याय 8 अष्टवक्र, अभिमन्यु और भ्रूण की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत। अध्याय 9 मछली पकड़ने वाला जापानी गांव, ऑक्सीटॉक्सिन और माँ बच्चे का संबंध। सिद्धांत 5 बचपन के शुरुआती साल ही आपके विवेक का आधार है। अध्याय 10 शुरुआती बचपन, द न्यूरल गोल्डरश और विश्रांत प्रयत्नों की कला। अध्याय 11 मैंने एक बार 3 साल की बच्ची से उसका पसंदीदा रंग पूछा। उसका उत्तर याद करके आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अध्याय 12 पूर्व का पश्चिम से मेल, मालिश का अनुसंधान से मेल, स्पर्श की कहानी। अध्याय 13 एक साथ दुनिया की खोज करें और ज़्यादा देखें। सिद्धांत 6 चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अध्याय 14 चरित्र जीवन की बुनियाद है, बुनियाद रखने में माता पिता की भूमिका। अध्याय 15 आप जैसा करते हैं वे वैसा सोच सीखते हैं, मिरर न्यूरॉन्स की कहानी। अध्याय 16 रुचि और अवलोकन जुड़वा हैं। अध्याय 17
आत्मविश्वास, साहस और आत्मसजगता, विनम्रता के उपहार। सिद्धांत 7। युवा ही भविष्य हैं, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें तोड़े नहीं। अध्याय 18। युवावस्था, प्रतिज्ञा और संभावना का समय। अध्याय 19। प्रयोग, किशोर वय में रोमांच की खोजें और मित्रताएं। सिद्धांत 8। जीवन शैली व्यक्ति के अपने रवैयों की अभिव्यक्ति है। अध्याय 20। निद्रा चक्र एक निवेश है। अध्याय 21। निर्धनता और संपन्नता का विरोधाभास। अध्याय 22। खान पान की सजग आदतें। सिद्धांत 9। अपने स्नेह को अनुशासित करें, अपने अनुशासन से स्नेह न करें। अध्याय 23। आपके बच्चे के लिए अनुशासन और मार्गदर्शन। अध्याय 24। आत्म अनुशासन और इसके विकसित करने की जादुई आदतें। अध्याय 25। उच्चतम अनुशासन एक दैविक उपहार। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। परिशिष्ट, आपके बच्चे के लिए विटामिन्स और आखिर में नोट्स। तो भाइयों बहनों, ये थी विषय सूची। अब हम इसको प्रिय माता पिता के साथ शुरू करते हैं। एक बार मैंने एक गुरु और उनके साथ रहने वाले शिष्य की कहानी पढ़ी। कई वर्षों के परीक्षण के बाद एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब वह इस दुनिया का सामना करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है। उसके विदाई वाले दिन गुरुजी की पत्नी किसी न किसी बहाने से शिष्य के विदा कर होने में देरी कर रही थी। आखिरकार शाम के समय जब उसे रोकने का कोई बहाना नहीं बचा, तब उन्होंने बेमन से शिष्य को यात्रा के लिए लालटेन और उसकी पसंद का भोजन बांधकर दे दिया। शिष्य के सामने एक लंबी यात्रा थी, जिसका कुछ रास्ता धूल भरी पगडंडियों और वीरान जंगलों से होकर गुजरता था। वह अभी कुछ ही दूर गया होगा कि उसे गुरुजी की पुकार सुनाई दी, जो उसे वापस बुला रहे थे। वह पीछे मुड़ा और आज्ञा अनुसार वापस लौट चला। वहां पहुंचते ही गुरुजी ने शिष्य से लालटेन वापस ले ली और कहा, प्रिय पुत्र, अब तुम घर जा सकते हो। ईश्वर करे तुम बहुत उन्नति करो। गुरुजी ने लालटेन वापस क्यों ली? क्या शिष्य अपने घर सुरक्षित पहुंच गया? शिष्य को इतने घरे अंधेरे में जाने क्यों दिया गया? इन सवालों के माध्यम से यह कहानी सापेक्ष में समझाती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय किन भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस कहानी में गुरु अनुशासन का प्रतीक है, गुरु माता स्नेह का प्रतीक हैं और लालटेन का वापस लिया जाना जीवन में बच्चों द्वारा अपने आंतरिक प्रकाश से
निर्देशित होने का प्रतीक है। माता पिता के तौर पर हम बच्चों की देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और एक दिन आता है जब वे घर के सुरक्षात्मक माहौल के बाहर कदम रखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, यह किताब द विजडम ब्रिज समझदारी के मार्ग पर अभिभावकों को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में सहायता करेगी। जब बच्चों का सामना जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों से होता है, तब यह समझ उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ध्यान के एक प्रशिक्षक के तौर पर मेरे अनुभव, दादा होने के नाते मेरी चिंता, एक पिता के तौर पर सीख और जीवन के एक विद्यार्थी के रूप में मेरा अवलोकन, सब कुछ द विजडम ब्रिज किताब को लिखने में एक साथ आ गया है। यह किताब माता पिता और अभिभावकों के लिए है। मैंने अभिभावक शब्द का उपयोग एक व्यापक अर्थ के साथ किया है, जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो किसी भी क्षमता से एक बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, अध्यापक, केयर गिवर, देखरेख करने वाला आदि शामिल हैं। इसके अलावा मैंने परिवार शब्द का उपयोग किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवार शामिल हो जाते हैं, जैसे बड़े संयुक्त परिवार, एकल परिवार, सहपालकों वाले परिवार, एकल अभिभावक और इसी तरह के कुछ अन्य। पिछले 40 वर्षों में मुझे दुनिया भर के हजारों परिवारों से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने उनके साथ ध्यान किया, भोजन किया, यात्राएं की और उन्हें सलाह भी दी। मैंने काफ़ी सारी जोड़ियां मिलाई और सैकड़ों शादियां भी कराईं। कई बच्चे जो मेरे सामने बड़े हुए, अब वे शादीशुदा हैं और अपने स्वयं के खुशहाल परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मुझे हर रोज कई माता पिता के ईमेल मिलते हैं जिसमें वे अपने सुख दुख बांटते हैं। उनके सदा के लिए सुखमय जीवन वाले संदेश में माता पिता अपने नवजात शिशुओं की तस्वीरें भेजते हैं। वे मुझे अपने बच्चों के शौक, ग्रेजुएशन और कॉलेज में दाखिले के बारे में बताते हैं। मुझे मायूसी भरे इस तरह के ढेरों ईमेल आते हैं। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अभिभावक बताते हैं कि कष्टप्रद छेड़छाड़ का शिकार होना, जेंडर आइडेंटिटी के साथ संघर्ष, हीन भाव से ग्रसित होना, आपसी रिश्तों की समस्या और मादक पदार्थों का सेवन जैसी कुछ चुनौतियों से उनके बच्चे जूझ रहे हैं। और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो अभिभावक खुद को दोष देते हैं। वे सही वक्त पर कदम नहीं उठा पाने की, बच्चों में सही नैतिक मूल्य को विकसित न कर पाने और जब उन्हें ज़रूरत थी तब उनके लिए मौजूद न रह पाने के लिए खुद को दोष देते हैं। परिवार अधिक दृढ़ता के साथ इन चुनौतियों का
सामना किस प्रकार कर सकते हैं। ऐसी मनोव्यथा से बचने के लिए एक परिवार क्या कर सकता है? विवेक और विज्ञान से अभिभावक क्या सीख सकते हैं? मैंने कई सालों तक इन सवालों पर सोच विचार किया और उनके जवाब पाने के लिए ध्यान किया। मैंने मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत की। 3 वर्ष पहले जब मैं दादा बन गया हूँ, तब से जो कुछ मैंने सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटने की प्रेरणा तीव्रतर होती गई। महामारी के दौरान यह विचार एक निर्णायक मोड़ पर आया। जैसे जैसे वायरस मानव जाति को अपना शिकार बनाता गया, परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। 2 छोटी उम्र के बच्चे जिन्हें मैं जानता हूँ, रातों रात अनाथ हो गए। उनके माता पिता और बुजुर्ग कोविड-19 के शिकार हो गए और कुछ दिनों के अंतराल में अलग अलग अस्पतालों में उनकी मृत्यु हुई। वे बच्चे अब मेरे साथ रहते हैं, हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान मेरे मन में बार बार जो सवाल आता था वह यह कि इस न्यू नॉर्मल किसी संकट के बाद जीवन शैली में आने वाले बदलाव के दौरान मैं अभिभावकों की मदद कैसे कर सकता हूँ। कोविड-19 महामारी को समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं परिवारों पर, विशेषकर बच्चों पर इसके दुष्प्रभावों से चिंतित हूँ। पिछले अनेक वर्षों से मैं परिवारों की सुख शांति, बच्चों के पालन पोषण और हमारे बुजुर्गों की देखभाल करने की जरूरत के बारे में बात करता आया हूँ। इस महामारी की पृष्ठभूमि में एक अत्यावश्यक जरूरत की भावना के साथ मैंने ये किताब को लिखना शुरू किया। अभिभावक अपना बेहतरीन कर रहे हैं और उन्हें सहयोग की जरूरत है। आजकल अधिकांश अभिभावकों के लिए घर का माहौल वैसा नहीं रह रहा जैसा कि उनके बचपन में था। यदि आप 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो आप अपने बच्चों की तुलना में दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों से कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध होते हुए अधिक समय बिताया होगा। आज परिवारों के पास सहायता नहीं है और वे किसी प्रकार से सब कुछ स्वयं करो DIY के अनुसार पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ स्वयं करो, यह शिशु के आने के बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। माता पिता को सांस लेने की प्रशिक्षण कक्षाओं और बच्चे का कमरा तैयार करने में से लेकर कार की सीट, बच्चे की गाड़ी, पालना कैसा होना चाहिए, दिमाग को सुन्न कर देने वाली शोध से लेकर सब कुछ स्वयं ही तय करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर माता पिता को, खास तौर से माताओं को,
बच्चों के पालन पोषण में कोई सहयोग नहीं मिलता या उनके पास कोई पूर्वानुभव नहीं होता है। जब पहली बार वे बच्चे को डकार दिलवाती हैं या उसे सुलाती हैं, तब वाकई में उन्हें अपने बच्चे के होने का एहसास होता है। कुछ दशकों पहले स्थिति अलग थी। उन दिनों परिवार बड़े थे और सब साथ में रहते थे या आसपास ही रहते थे। उनकी सहायता के लिए चाचा चाची या दूसरे रिश्तेदार मौजूद होते थे। बड़े भाई बहन देखभाल करने और घर संभालने में मदद करते थे। जीवन के कौशल बड़ों से बच्चों में स्वाभाविक रूप से संचारित होते थे। अतीत के दिनों के विपरीत आज के अभिभावक जिनके पास वह सहायता उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों अभिभावक अपने बच्चों के जीवन में पहले से अधिक सक्रियता और उत्सुकता में से मौजूद रहते हैं। टाइगर, हेलीकॉप्टर, लॉन मूवर, फ्री रेंज और डॉल्फिन जैसे शब्द हैं जो लालन पालन के तरीकों की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अभिभावकों का सारा ध्यान नेक इरादे से होता है। वह अपने बच्चों को तैयार करने की अभिभावकों की उत्सुकता को दर्शाता है। स्टीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के लिए तैयार करना, उनको परिवर्तन के लिए तैयार करना, उनको नेतृत्व के लिए तैयार करना और उनको सफलता पाने के लिए तैयार करना। तैयारी करवाना ही परवरिश का नया रूप है। हर क्षेत्र में बच्चा अव्वल रहे, इस सोच के मुताबिक बच्चों को तैयार करने के जुनून ने गर्मियों की अल्हड़ मस्ती की जगह अब गणित और विज्ञान की एडवांस कक्षाओं को दे दी है। शहर की माताएं जो अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने ले जाती थीं या वे पिताजी जो शतरंज खेलने ले जाया करते थे, अब वे शेड्यूल मैनेजर और वाहन चालक बन गए हैं जो बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास तक लाते और ले जाते हैं। कई बच्चे तो 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि कितने बच्चों को उतने ही उत्साह के साथ अपनी भावनात्मक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। सारे अभिभावक अपने बच्चों को नामी दामी गैर सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो कि व्यक्तिगत बचत की कीमत पर होता है। और फिर कुछ लोग भविष्य में आईआईटी या आईआईएम में प्रवेश की संभावना को बेहतर बनाने के लिए इन स्कूलों में दाखिले का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि यह सब नेक नियति से किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब योजना अनुसार काम नहीं कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि समृद्ध और उच्च शिक्षित परिवारों के किशोर और उनसे छोटे बच्चे एक उच्च खतरे वाले समूह में आते हैं। उनमें अवसाद, मादक पदार्थों का सेवन, चिंता विकार और अन्य भावनात्मक मुद्दों जैसे अप्रसन्नता के शिकार होने की दर सबसे अधिक है।
यह अमेरिका में उनके अन्य किसी भी समूह के साथ किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया। हालांकि मेरे पास भारत और अन्य देशों के ऐसे ही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इन देशों के अभिभावकों से मेरी बातचीत में मैंने यह महसूस किया कि वे सभी भी कामोवेश इसी दशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के मन में इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की ऐसी सोच बड़ी मात्रा में बैठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम बच्चों के आंतरिक विकास के परिपोषण के लिए पर्याप्त कार्य कर रहे हैं? माता पिता से जितना बन पड़े उतना वे कर रहे हैं। उनके तनाव और सहयोग की कमी के कारण बच्चों का पालन पोषण कई बार निराशा से भरा प्रयास बन जाता है। बेशक खर्चीला तो होता ही है। अमेरिका में बच्चों के उत्पादों का उद्योग 30 अरब डॉलर का है और यह दर्शाता है कि माता पिता अच्छी परवरिश के लिए कितने आतुर हैं। वे पेरेंटिंग क्लास में जाते हैं और इसके विषय में किताबें पढ़ते हैं, जिसमें यह किताब भी शामिल है। दूसरी संस्कृतियों से सीखते हैं और व्यक्तिगत त्याग करते हैं, क्योंकि भीतर कहीं दिल की गहराई में वे सर्वश्रेष्ठ माता पिता बनना चाहते हैं। द विजडम ब्रिज अभिभावकों की ऊर्जाओं को चिंताओं से हटाकर सही समझ प्रदान करेगी। यह उन्हें सही समझ की नई दृष्टि देगी कि किस तरह से अपने हृदय के विवेक को उजागर किया जाए और प्रसन्न व दृढ़ बच्चों की परवरिश की जाए। द विजडम ब्रिज तैयारी पर जोर देने की बजाय पुनः परवरिश को केंद्र बिंदु पर रख देगी। बच्चों को तैयार करना ऐसा ही है मानो इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें मूलभूत बातों का अनुपालन सिखाना। अजनबियों से बात मत करो, एक निश्चित दिनचर्या अपनाओ, जमकर पढ़ाई करो, जंक फूड यानी अस्वास्थ्यकर चीज़ें नहीं खाओ इत्यादि। हम इसे परवरिश का व्यवहारिक पक्ष कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह जरूरी है और बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन अपने आप में तैयार करना बच्चे के लिए एक अधूरा विचार है, जबकि परवरिश में बच्चे को आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पालन पोषण शामिल होता है। तैयार करना अभिभावकों पर अधिक से अधिक करने का दबाव डालता है, जबकि परवरिश जो उचित है वही करने के लिए अभिभावकों को निर्देशित करती है। तैयारी एक समझौता है, जबकि परवरिश एक गहरा रिश्ता। परवरिश शब्द उस स्थान से आया है जहाँ मेरे बच्चे के विकास के लिए क्या अच्छा है की सोच है। परवरिश बच्चे के जीवन में समृद्धि के लिए एक दूरदृष्टि की सोच है। परवरिश एक पवित्र कार्य है जो घर से प्रारंभ होता है। अपना सार रूप में परवरिश ही असली तैयारी है। विवेक द्वारा मार्गदर्शित परवरिश हृदयपूर्ण बन जाती है। यह सीखने के लिए कि विवेक किस तरह से परवरिश में मदद कर सकता है,
हमें पहले हृदय को समझना होगा। समस्त संस्कृतियों में हृदय विवेक का स्थान है। यह एहसास अंतःज्ञान का स्रोत है। हम सभी ने हृदय की प्रेरणा का अनुभव किया है। इस पर विवाद नहीं हो सकता। इस पर सिर्फ पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि प्रेरणा हृदय की भाषा है। जब परवरिश हृदय द्वारा मार्गदर्शित होती है तो हमारी भूमिका को निर्देशित करने में हम प्रेरणा का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। पूर्णतः आश्वस्त करने वाली आंतरिक शांति में डूबे रहने व समय पर सतर्क रहने से हम हृदय की भाषा सुन पाते हैं। जब हम हृदय के विवेक को ध्यान से सुनते हैं तो अक्षम करने वाले संदेह के स्थान पर हमें विश्वासपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हृदय का विवेक परवरिश की सारी समस्याओं का समाधान है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम ही करेंगे? ऐसा नहीं होता। बच्चों पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे घर का वातावरण, जिस आस पड़ोस में वे रहते हैं, जिस स्कूल में वे जाते हैं, जिन दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं, जिस तरह की किताबें वे पढ़ते हैं, जिस प्रकार के सूचना तंत्र से वे घिरे रहते हैं, इत्यादि। वह चिंता जो हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश से उत्पन्न होती है, उसे विवेक समाप्त कर देता है और बच्चे के लिए एक मजबूत आधार बनने पर अभिभावकों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। परवरिश करने में कई बातें शामिल हैं, लेकिन यह एक चीज नहीं है, यानी परिपूर्ण बनाने की स्पर्धा। यहाँ कोई भी परिपूर्ण अभिभावक नहीं है। हम सब करते करते ही सीखते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिभावकों की स्पर्धा जीती थी। वे सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे माता पिता हैं। बच्चों से प्राप्त होने वाला बिना शर्त निष्कपट प्रेम ही माता पिता को मुश्किल वक्त में भी प्रयासरत रखता है। हम सभी से कभी न कभी गलतियां हो जाती है। हर दिन हमें कुछ नया काम मिल जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, कि इसे हम किसी तरह से भी कर सकते थे। कोई बात नहीं, इसे स्वीकार कर लें, फिर से न दोहराने का संकल्प लें और आगे बढ़ जाएं। विवेक कहता है कि आत्मा अपने माता पिता का चुनाव करती है। हमने अपने माता पिता को चुना है और हमारे बच्चे ने हमें चुना है। इसके बदले में अभिभावक के तौर पर हम सर्वोत्तम गुणों और आचरणों को चुनते हैं जो हमारे बच्चों की नियति का निर्माण करने में सहायक हों। द विजडम ब्रिज इस उत्तम यात्रा के लिए एक दिशा निर्देशिका है। सिद्धांत। द विजडम ब्रिज सिद्धांतों की एक सरल रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है जब आप अंधकार में हों और आपके हाथ में माचिस की डिब्बी आ जाए तो यह महत्व नहीं रखता कि आप कौन सी तीली को जला रहे हैं।
वे सभी रोशनी देती हैं। यह सिद्धांत उन माचिस की तीलियों की तरह है। वे विवेक के स्रोत से आए हैं और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन सा सिद्धांत चुनते हैं। वे सभी आगे के पथ को प्रकाशित करते हैं। कुल मिलाकर 9 सिद्धांत हैं। यह किताब 9 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों की जरूरत पड़ती है। 2. विवेक द्वारा मार्गदर्शित हो, इसे प्राप्त करें, इसे विकसित करें, इसे बांटें। 3. बच्चों के आगमन के बहुत पहले से ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है। 4. खुशहाल माताएं खुशनुमा परिवार बनाती हैं। 5. बचपन के शुरुआती साल ही विवेक का आधार हैं। 6. चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 7. युवा भविष्य है, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें हतोत्साहित ना करें। 8. जीवन शैली हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति है। 9. अपने प्रेम को अनुशासित करें, अपने अनुशासन से प्रेम ना करें। अभिभावक व्यस्त रहते हैं और उनमें से अधिकांश को कुल मिलाकर 20 मिनट तक का भी ऐसा समय नहीं मिलता जो पूरी तरह उनके लिए हो, और इसी बीच कोई विशेष कार्य या कोई अधिसूचना उनका ध्यान खींच लेती है। यही वजह है कि इस किताब के अध्याय ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में 20 मिनट या उससे भी कम समय लगेगा। हर अध्याय को उपखंडों में विभाजित किया गया है ताकि इस किताब को पढ़ने में अभिभावकों को आसानी हो। अभिभावक इस किताब को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं या उससे संबंधित भागों को पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अभिभावक इनमें से नोट्स बनाएं और उन्हें पसंद आने वाली पंक्तियों पर रेखांकित करें। जब वे इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो ये नोट्स उनके पठन के अनुभव को नया आयाम देंगे। प्रत्येक अध्याय में संकेत और सुझाव दिए गए हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हमने वेबसाइट बनाई है wisdombridge.in। नीचे दिया गया QR कोड आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाएगा। आप यहाँ से रीडर्स गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको चुनाव करने में मदद करेगी कि किताब का कौन सा भाग आपके लिए सबसे प्रासंगिक है, जिससे आपके समय की बचत होगी। इस किताब का चयन करने के लिए धन्यवाद। दाजी कहते हैं, यह किताब सीधे मेरे दिल से निकली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके दिल को भी छू लेगी। कई बार जब यात्रा थकान भरी लग रही हो और आकाश में अंधकार सा छाया रहा हो, जब आप स्वयं को निर्णय और संदेह के चौराहे पर खड़ा पाएं, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह किताब आपके हमेशा खुश रहने के पथ को प्रकाशित करती रहे और उन अंधेरी गलियों से आपको दूर ले जाए जहां आपने सब कुछ आजमा कर देख लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया।